नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं से इकाई 1 और वहाँ से तीसरा नंबर का अध्याय सफ़र का साथी और सिरदर्द यह लेकर आई हूँ। इसे रामनारायण उपाध्याय जी ने लिखा है। आइए हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम लेखक के जीवन परिचय को देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1918 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय इनका इस तरीके से है कि पंडित रामनारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है, यानी छोटी कहानियाँ जो लिखते हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावी है, यानी आसपास की शब्दों को लेकर जो लिखा हुआ रहता है, यानी हमारे आजू बाजू के शब्दों को लेकर वह सरल और सहज होता है। आपकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किया है ना। हिंदी भाषा के लिए तो किया ही है कार्य, पर विभिन्न अलग तरह की जो हिंदी में ही बोलियां होती उसके लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। प्रमुख कृतियाँ इनकी इस तरीके से: बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें। ये मुस्कुराती फाइलें जो है ये व्यंग्य संग्रह है। फिर मृग के छोने यानी निबंध संग्रह है। हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया लोक साहित्य है। और जिन्हें भूल न सका यह संस्मरण है। और कई किताबें उन्होंने लिखी है। ठीक है, इसलिए अब हम इसके सीधे हम व्याख्या पर आते हैं। इसका पेज नंबर 8 आपकी बुक से। ठीक है, अभी इसको हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये जो कहानी है, ये गद्य जो है ये किस संबंध में है ये भी हम एक बार देख ही लेते हैं ना। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, उसके अलावा अनावश्यक बात करने वालों या फिर और कौन तो बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। करारा यानी कड़क, कठोर, है ना। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए, यानी ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि दूसरा कोई व्यक्ति जो है हमसे परेशान हो जाए, है ना। तो अब हम इसके सबसे पहले अर्थ को देखते हैं। और जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसको कह सकते हैं हम लोग की मज़ा आएगा आपको भी पढ़ के, है ना, समझ के। तो अब देखते हैं इसको कि मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन लेखक ने किया है कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें किस तरीके से जो है दृश्य सामने आंखों के दिखाई देते। नदी आ जाती है तो लगता है जैसे उसकी इमेजिनेशन ने उस नदी में डुबकी लगा ली है ना। और जब वृक्ष, उसको पेड़ पौधे जब दिखते हैं ट्रेन में से तो लगता है वो लगातार पीछे छूटते चले जा रहे हैं, निरंतर यानी लगातार, है ना, क्योंकि ट्रेन जो है वो आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। और उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है, यानी वो जो भागते जाते वृक्ष और उनके साथ साथ चलने में हमें कि आगे वाले जो भी आते हैं उनके साथ साथ में होने में मज़ा आने लगता है। ट्रेन में बैठकर और काम क्या होता है ना। तो यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। अब यहाँ पर ये लेखक इस तरीके से क्यों बोल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे सामने वाले या बाजू वाले वो हमारी तरफ एकटक देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी नज़र उनकी नज़र से मिल जाए तो तुरंत आंख चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगते हैं ना। तो यहाँ पर लेखक यही बोल रहा है कि ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो, है ना, यानी नज़र चुरा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे ये मुझे कतई पसंद नहीं। यानी बैठ कर हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ये अगर कोई ऐसा ध्यान लगाकर देखता रहे तो लेखक बोल रहा है कि ये बात जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय है या सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। मनोरम दृश्य जो आंखों को भा जाए, ऐसे दृश्य। उचटकर यानी अलग होकर, है ना, मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है, उनमें अटक जाती है जाकर। तब कैमरे के हिल जाने की तरह
वह सारा दृश्य ही गायब हो जाता है, यानी जो वो सूर्योदय या सूर्यास्त देख रहा था वो सब हट जाता है आंखों के सामने से, और बच्चे जो है झाड़ पर बैठे हुए वो दिखाई देते, और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा था या देख क्या रहा था आखिर में, है ना। ये सवाल उनके दिमाग में आ जाता है। आगे का देखते हैं। कभी कभी मेरी दृष्टि यानी नज़र, है ना, कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, नदी के आसपास की हरियाली को देखना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य ही चौपट हो जाता है ना। रास्ते में अगर पहाड़ी आ जाए और फिर नदी दिखना बंद हो जाए तो जो जितना आनंद के साथ में वो देख रहे थे वो सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। हम आकाश को देखते हैं तो आकाश हमें किस तरीके से दिखाई देता है, जैसे उसका कोई अंत ही न हो, जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ तक वो नीला नीला आकाश दिखाई देता है। तो कभी कहता है कभी कभी मेरा मन ऐसा था कि ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ उड़ जाऊं, और जो गगन है, आकाश, उसका छोर कहाँ समाप्त होता है वो उसको मैं देख लूँ, उसे नाप कर आ जाऊँ। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही लेखक जो है ये विचार कर ही रहा होता है कि जो ट्रेन है वो किसी गुफा में, टनल में है, प्रवेश कर जाती है, और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। और फिर उसका जो मन है वो मजबूर हो जाता है उस पतली सी लकीर में से, अर्थात वो सुरंग में से, अर्थात वो टनल में से निकलने के लिए, है ना। उसे लगता है कब कब मैं इस टनल में से निकल जाऊं, और अभी ये उसके बस की बात नहीं रहती है, टनल आया है तो उसमें से निकलना ही है ना। वैसे मुझे बस की यात्रा कभी पसंद नहीं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से भी पाला पड़ जाता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़छानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। इसलिए जो है लेखक कह रहे हैं कि मुझे बस की यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बाजू में जो एक आदमी बैठा रहता है वो अगर इस तरीके का हो, मुंह फुलाकर बैठा हुआ हो, तो फिर क्या फ़ायदा। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए, है ना। ऐसे भी लोग हमें जो है यात्रा करते समय मिल जाते हैं। आगे देखते हैं हम कि मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो उसका एक कारण है क्यों पसंद नहीं आती। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की अपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा चला जाता है ना। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है उसको इतना घमंड होता है कि वो अपने बराबरी के जो लोग रहते हैं उनको देखते हुए भी बस आगे बड़े बड़े लोगों को लेने के लिए ही दौड़ती रहती है, उन्हीं से मिलने के लिए दौड़ती रहती है। कहने का मतलब ये है कि सुपर फास्ट ट्रेन के जो टिकट होते हैं वो भी महंगे होते हैं, उसे बड़े बड़े लोग ही खरीद सकते हैं, इसलिए साधारण लोगों को देखकर वो ट्रेन जो है वो रुकती ही नहीं है। और उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है कि देखो मैं कितना तेज़ दौड़ सकती हूँ, है ना। इसीलिए तो मेरे जो टिकट के पैसे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इसका उसको घमंड होता है सुपर फास्ट ट्रेन को, ये यहाँ पर लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। तो जबकि एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल को जो है धीमी कर देती है ना। तो यहाँ पर जो लेखक बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन इससे अच्छी होती है। वो क्या करती है कि जैसे ही कोई स्टेशन आता है देखती है कि स्टेशन आ गया और वैसे ही अपनी चाल जो है वो धीमी कर देती है, धीरे धीरे जाकर वहाँ रुक जाती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और वो सभी को अपने दिलों में स्थान देती है, बैठने के लिए जगह देती है ना। और जब चलती है तो इस कदर धीरे धीरे कोई एक मित्र जैसे दूसरे से विदा ले रहा हो, और जब वो चलने को एक स्टेशन पर रुकने के बाद फिर दोबारा आगे बढ़ने के लिए जब चलती है तो इस कदर धीरे से शुरू होती है जैसे कोई किसी से एक दोस्त किसी दोस्त से विदा ले रहा हो, है ना, उसे गुड बाय कर रहा हो, है ना। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। बाइस्कोप आपको पता है ना, एक बाइस्कोप ऐसा डब्बे नुमा एक ये होता है जिसमें से चित्र हमें दिखाई देते हैं बड़े बड़े से, एक छोटे से होल में से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े से चित्र हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि रेल की खिड़की से जब दुनिया को देखो तो ऐसा लगता है जैसे बाइस्कोप में से हम लोग पिक्चर देख रहे हो, है ना। लेकिन कोई देख ले तब तो
जैसे देखने दे तब तो वो कह रहे हैं देखना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आसपास के बैठे हुए लोग अगर देखने दे तब तो ना। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? यानी आप पढ़ने के लिए लेकर बैठे हैं, आप लेकर चले कि मैं ट्रेन में बैठूंगा तो फालतू बैठ कर क्या करूँगा, मैं अखबार ही पढ़ लूँगा। लेकिन जैसे ही आपने अंदर पैर रखा, आपके झोले में जैसे अखबार दिखा, तो सामने वाला बोलता है कि क्या मैं यह ले सकता हूँ पढ़ने के लिए? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा, है ना। सामने वाला बिना कुछ पूछे ही वो अखबार ले लेता है और सोचता ही नहीं है कि सामने वाला हाँ बोलने वाला है, यानी उसके उत्तर के लिए प्रतीक्षा ही नहीं करता, रुकता ही नहीं है ना। तब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब लौटे। यानी एक बार अगर सामने वाला ले ले तो फिर वो पढ़ने में इतना मगन हो जाता है कि जिसका अखबार है वो ये सोचता रहता है कि पता नहीं अब मुझे ये अखबार पढ़ने के लिए कब किस समय मिलेगा। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उसकी निजी उनकी बल्कि निजी संपत्ति हो, है ना। और अब आप ये सोच ही रहे कि अरे बड़ी देर हो गई, क्या इसका पढ़कर अभी नहीं हुआ, कब ये मुझे न्यूज़पेपर वापस करेगा मेरा। तो तभी देखता है कि सामने वाला जम्हाई ले रहा है, पढ़ पढ़ के वो बोर हो गया, उसको नींद से आ गई और वो अपने हाथ में से जो न्यूज़पेपर है दूसरे किसी और को बढ़ा देता है कि भाई तुम्हें पढ़ना है, कोई अगर देख रहा हो तो उसकी तरफ देख के क्या पढ़ना चाहते हो, लो। यानी जिससे लिया है उसको रिटर्न करने के बजाय वो किसी और को दे देता है और ऐसा मानता है जैसे उसकी निजी संपत्ति, खुद नहीं खरीदा हो जैसे। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, है ना। और ऐसे ही क्या होता है, एक के बाद एक दूसरे लोगों के पास में वो चला जाता है पेपर। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। यानी न्यूज़पेपर के क्या क्या यूज़ लोग बाग करते हैं ये हमें वहाँ पे पता पड़ता है रेल में, है ना। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने, है ना, से अपनी सीट झाड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कोई कोई क्या करता है जहाँ पे ललित निबंध लिखे हुए मीन्स छोटे छोटे जो एसेज लिखे हुए रहते हैं, उसको लिटरेरी एसेज जिसको बोलते हैं, वो अगर हो तो उससे, या फिर संपादकीय मीन्स एडिटोरियल जो पोर्शन रहता है वो, या फिर और किसी चीज़ से जो है पेपर से ट्रेन की सीट को साफ करते हुए नजर आते हैं। कोई उस पर समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन ही करता हुआ दिखाई देता है, भोजन यानी खाना। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं, है ना। कितने तरीके के उपयोग हमें समय आने पर हर चीज़ के पता पड़ते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, जब ये सब देखते हैं कि अरे अब वो न्यूज़पेपर तो वापस आने वाला नहीं है और सारा देखकर परेशान होकर जब सीट से टिककर सोने की कोशिश करेंगे, कुछ आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा। तभी सामने वाला जो है पेपर पढ़ के अब फ्री हो गया, अब वो बोलेगा कहाँ तक चल रहे हैं। आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक। तो पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? कहेंगे कि 3:15 बजे। फिर वो कहेंगे, उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। तो लेखक कहेगा टाइम बदल गया है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो फिर बोलता है कि गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, यानी चेन खींचते होंगे लोग, गाड़ी रोक लेते होंगे, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। यानी सामने वाले से और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरे भाई ऐसा होता होगा, और अगर ऐसा होता होगा तो काश आज के समय में जो है गाड़ी सही समय पर पहुँच जाए तो ही यह गनीमत है, तो ही इसमें हमारा भला है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। यानी लेखक बोल रहा है कि अब ऐसा लगेगा कि चलो भाई बात यहीं ख़त्म हो गई, पर तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? तब लेखक कहेंगे हबीबगंज। पूछेंगे सामने वाले हबीबगंज क्यों? तो लेखक कहेंगे वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है ना। अब आगे का देखते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे खाक का पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन पर उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरेरा कॉलोनी तक आपको उतार देता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपने बताया कि यहाँ उतरना है तो वो और आपको नए नए जो है सजेशंस दे देंगे, अरे भाई यहाँ नहीं वहाँ उतरो, वहाँ से पास पड़ेगा, फिर ऑटो के कितने पैसे लगेंगे वगैरह, ये
सारी चीज़ें आपको वहाँ पता पड़ जाती है, सामने वाला आपको जो है बता देता है। तो सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। यानी लेखक डर गया कि कहीं ये मुझे घुमा फिरा कर हबीबगंज में से वापस से ट्रेन में न बिठा दे, तो वो चुपचाप बैठ गए। अभी अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि सामने बैठा है, पूछ रहा है, आपको उसकी बात का जवाब देना ही होगा, है ना। सामने वाला पूछ रहा है भोपाल में क्या करते हो, तो कहा मीन्स जहाँ जहाँ कहा आ रहा है वहाँ वहाँ लेखक, है ना। तो लेखक कह रहा है मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं कि अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, यानी वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में वो काम करते हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। यानी सामने वाले ने अपनी पूरी कथा सुना दी। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग की आवाज़ ही सुनाई देगी। यानी वो बात भी करेगा तो उसी भाषा में करेगा। किस तरीके से कि कोई कहेगा एटप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। ये सारे ट्रेन के प्रकार होते हैं, है ना। तो एटप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो गाड़ी काउंटर आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर जो रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी तो बिगड़ता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए व्यंग कसा गया कि भाई जो रेलवे में नौकरी करने वाला जो आदमी है वो बता रहा है कि जब भी अगर मालगाड़ी और जो मेल गाड़ी है जिसमें लोग बैठे रहते हैं, अगर ऐसी दोनों गाड़ियाँ आपस में सामने आ जाए तो पहले जो है मालगाड़ी को आगे भेजना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो सामान भरा होता है, सब्जियां या एक स्थान से दूसरे स्थान जो भी चीज़ें लेकर जाई जाती हैं, चाहे वो अनाज हो चाहे और कोई भी चीज़ हो, तो वो ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन जो बिगड़ने का डर रहता है। लेकिन जो आदमी वो तो बिगड़ता नहीं है, यानी गुस्सा नहीं होता। यहाँ बिगड़ने से अर्थ आदमी के लिए गुस्से से। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। कहने का मतलब शिकायत करने के लिए शिकायत पुस्तिका है, वहाँ पे जो कंप्लेंट बुक होती है वो तो रहती है, लेकिन वो ट्रेन में से उतर के अगर कंप्लेंट बुक में कुछ लिखने के लिए जाएंगे तब तक तो ट्रेन आगे बढ़ जाएगी ना, उसका जाने का टाइम हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। दूसरे ने कहा मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पे बोला कि शिकायत पुस्तिका में लिखने तक ट्रेन बढ़ जाएगी, तो आगे वाला बोल रहा है मैं तो पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, यानी 10 बजे वाली है तो 10 बजे आएगी, छोटी लाइन वाली है तो छोटी लाइन पे आएगी। तो ऐसे सवाल फालतू के लोग पूछते हैं, मानो उसके बड़ी लाइन पर होने का संदेशा हो, यानी छोटी लाइन वाली बड़ी लाइन पर आने का डाउट हो। ऐसा एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से, यानी जो बिना टिकट वालों को पकड़ सकते हैं, तो उसने पहले रास्ता पूछ लिया कि भाई ऐसा कुछ है क्या इधर से रास्ता, तो वो बता दीजिए। अभी देखिए, मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर व्यंग हमको दिखाई दे रहा है कि उसको बोल रहे हैं कि भाई आ जा, बैठ जा, मैं तुझे बाहर जाने का रास्ता बता देता हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करवा लेते, आरक्षण यानी रिजर्वेशन, ठीक है। मैंने कहा यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना तो सिरदर्द मोल लेना है ना। आरक्षण अगर नहीं करवाए, रिजर्वेशन अगर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं आना जाना ट्रेन से। तो सामने वाले जो व्यक्ति है वो अब अपने यहाँ पर जो है शेखी बगार रहे हैं, अपने बारे में अपने जो अनुभव है वो बता रहे हैं। बोल रहे आप भी बड़े अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण करवाने में, रिजर्वेशन करवाने जाओ हफ्ते चक्कर काटते हैं, तब कहीं एक सीट मिल पाती है, आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं कि देखो भाई मैंने तो रिजर्वेशन करवाया हुआ है। और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं, यानी कंडक्टर या TTI जो भी आता है टिकट दिखाते हैं, तो वह हिकारत भरी नज़र से देखता है, एकदम घृणा की दृष्टि से देखता है कि जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो मैं देख लेता, है ना, इस तरीके से। तो वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है ना आरक्षण, इशारे इशारे में उन दोनों की कुछ बातें हो जाती है और उसे वो जहाँ से चाहता है और जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है, यानी वो इशारे में बात कर लेता है, पैसे मिल जाते हैं उसको और वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ तक के लिए उसको बढ़िया सीट मिल जाती है। तो वो बोलता है फिर क्यों भाई रिजर्वेशन का जो है सिरदर्द मोल लिया जाए, जब यहाँ बैठ के टिकट हमको सीट अच्छे से मिल ही जाती है, तो क्यों ऐसा किया जाए, है ना।
अब यहाँ पर आगे की बात देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ रहता है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, और वो होती है भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति, यानी कंडक्टर जिसे चाहे उसे सीट दे, जिसे चाहे उसे खड़ा रखे, जितने चाहे उतने पैसे ले ले, है ना। तो सांझ हो चली थी, सांझ यानी शाम, ठीक है, शाम हो चली थी, डिब्बे की बत्तियाँ जलने लगी थी, बत्तियाँ यानी लाइट, है ना। बत्तियाँ पहले इसको बत्तियाँ भी बोला जाता था, दिए भी बोला जाता था। लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। होल्डॉल यानी जो साथ में अपने बेड लेकर जाते हैं बंधा हुआ सा, उसको बोला जाता है, ठीक है। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। अब जो लेखक है उसका सिर दुखने लगा था इतनी सारी बातें सुनकर। अब उसने सोचा एक मैं गोली खाऊं और सो जाऊं ताकि इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल जाए। सहयात्री ने देखा तो पूछा कि आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूड़ी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूड़ी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेच देते हैं। और जब लेने के लिए, ठेकेदार यानी क्या, कॉन्ट्रैक्टर, है ना। रेलवे में जिनको खाना बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ रहता है कि आप यहाँ बनाकर बेच सकते हैं, वैसे तो। और जब वो कचौरी को खरीदने के लिए जाए तब कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गर्म है कि नहीं, यानी बासी वाली को गर्म तेल में डालकर दे देते हैं। ये बताना चाह रहे, उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है, उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, और बासा माल जो है बिक जाए अच्छा है। तो मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। अब सामने वाला बता रहा है कि भाई इसी कारण से मुझे पता है इसलिए मैं घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है, यानी कोई और दूसरा जो व्यक्ति कोई यात्रा कर रहा हो वो भी अगर पराठे लेकर आया हो तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है, यानी किसी के साथ बैठकर मिलकर खाने में अच्छा लग जाता है। फिर पूछा, यानी सामने वाला फिर पूछता है आपको सिर दर्द कितने समय से है, क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? तो मैंने कहा, यानी लेखक बोल रहा है, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। अतएव मीन्स इसलिए, ठीक है। अगर सिर है तो सिर दर्द होगा ही, ऐसा कहने का मतलब है। वे बोले क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अब जैसे ही लेखक ने कहा कि भाई सिर है तो सिर दर्द हो गई, तो अब सामने वाला देखिए, यानी लेखक को लगा कि अब मैंने इसको जो है बड़ी बुरी तरीके से कर दिया है, अब ये आगे की बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लेखक ने कहा कि भाई सिर है तो सिर दर्द तो होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो वैसे ही सामने वाला का उत्तर जो लेखक सोच भी नहीं रहा था वो आता है। और वो उत्तर है कि वो बोलता है क्या आप भी बिन सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है, यानी सिर्फ जिनके पास सिर है उन्हीं को सिर दर्द नहीं होता है, इन लोगों को भी सिर दर्द होता है, ये वो बताना चाह रहे। कहाँ वो इसमें ज्योतिषी भी ले आया, कहाँ वो इसमें पेट के गैस की भी बात ले आया, यानी हर चीज़ कहीं भी किसी भी चीज़ से जोड़ना है ना। मैंने कहा आप वजह फरमाते हैं, वजह यानी सही, है ना। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, यानी एकदम अच्छा था, प्रॉपर था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी। जब मैं ट्रेन में आया तभी भी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, कोई कंप्लेंट नहीं थी मेरी सिर दर्द की या कुछ। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। और जब जो मेरे पास किताब में लेकर आया था मैंने सोचा इसको पढूं, तो मेरा मन बड़ा खुश हो गया कि चलो वाह बढ़िया, अब मैं किताब पढ़ूंगा शांति से, जहाँ तक जाऊँगा आराम से, अब मुझे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, घर के काम नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसलिए मेरा मन बड़ा खुश था। लेकिन जब से हम सफ़र सह यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं तो क्या करे, है ना। अब जब आसपास के लोग इतना दिमाग खाए, इतना सिर खाए, तो फिर वो सिर दुखेगा नहीं तो क्या होगा। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है कि मैं सिर दर्द से तो कम परेशान होता हूँ, लेकिन ये जो हम सफ़र यात्री लोग रहते हैं वो जो सिर दर्द देते हैं, उनका जो घुमा हुआ सिर रहता है, दर्द सिर, वो उससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। अब विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि सफ़र का साथी और सिर दर्द, यह जो हास्य व्यंग्य निबंध है, यह अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अभी आपको व्याख्या कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो भी मुझे बताइए। विद्यार्थी मित्रों, अभी कोरोना वायरस के कारण सभी दूर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते और कोई कार्य भी नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा कि आप घर में बैठकर अपना जो है पढ़ाई करते रहें। इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले पूरा कविता का पोर्शन जो है कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसमें से लेसन ले रही हूँ, ये लेसन का पोर्शन कंप्लीट कर रही हूँ। साथ में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स या जो भी सॉल्यूशंस वाले चीज़ें हैं, जैसे पाठ के आगे या पाठ के आंगन से, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, है ना। तो धीरे धीरे मैं पूरी तरीके से इस बुक आपको पूरी सॉल्व करवाने वाली हूँ। अभी सिर्फ ये व्याख्या देख लीजिए और व्याख्या देखकर आपको सुनकर समझकर कैसा लगता है ये मुझे बताइए। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।